हेलो एवरीवन, सिलेक्शन पोस्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फेज 13 के ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 और ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चंस का यह आखिरी वीडियो है। इसकी PDF आपको द GK 360 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which Indian government body is primarily responsible for monitoring and regulating the air quality index in India? भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी और विनियमन के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे शॉर्ट में CPCB कहा जाता है, CPCB, यह AQI की निगरानी करता है और उसके लिए मानक निर्धारित करता है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, जो देश भर में वायु प्रदूषण का डेटा एकत्रित करता है और उसके लिए AQI जारी करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी? निम्नलिखित में कौन सा कैम्ब्रिज परिमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कैश बैलेंस अप्रोच, फिशर्स थ्योरी, कीनेशियन अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच। तो इसे कहा जाता है कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का दूसरा नाम है कैश बैलेंस अप्रोच। यह सिद्धांत जो है वह लोगों द्वारा रखी गई नकद राशि है उस पर केंद्रित है, जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। यह फिशर का परिमाण सिद्धांत है। परिमाण सिद्धांत इसके विकल्प के रूप में काम करता है। इसका यह विकल्प है। कौन है? कैश बैलेंस अप्रोच फिशर के सिद्धांत का विकल्प के रूप में यह काम करता है। तो याद रखिए, ए इसका राइट आंसर है। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च रॉकेट इनटू स्पेस इन इंडिया? भारत में अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो अभी हाल में हुआ है स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी कंपनी है। इसका नाम था विक्रम एस रॉकेट। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। A car accelerate uniformly from rest to a speed of 20 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड. What is the magnitude of its acceleration? एक कार 5 सेकेंड में स्थिर अवस्था से 20 मीटर पर सेकेंड की गति तक समान रूप से त्वरित होती है। तो इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा? तो इसका त्वरण जो है वह समान रहेगा। ठीक है, इसका त्वरण समान रहेगा और कार हर सेकंड 4 मीटर से बढ़ेगी। तो बी इसका राइट आंसर है, 4 मीटर पर सेकंड। विच गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी एंड पेस्ट? किस सरकारी योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए, ठीक है, हानि पर बीमा देती है, बीमा कवरेज देती है। यह योजना 2016 में शुरुआत हुई थी और यह कृषि को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है।
तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव्ड मेजर अटेंशन इन द 7th 5-year प्लान फॉर क्रिएटिंग मोर जॉब्स? ज़्यादा रोजगार सृजन के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था? तो सबसे पहले बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसका टाइम पीरियड है 1985 से 1990 के बीच। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया क्योंकि यह श्रम प्रधान उद्योग थे, ताकि इसे आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जा सके, ग्रामीण विकास प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर होगा लघु एवं कुटीर उद्योग, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज काउज्ड बाय प्रियंस? निम्नलिखित में से कौन बीमारी प्रियन के कारण नहीं होती है? ठीक है, तो प्रियन क्या होता है? प्रियन एक प्रोटीन आधारित डिजीज होता है। प्रियन क्या होता है? प्रोटीन बेस्ड डिजीज होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो प्रियन निम्नलिखित कौन बीमारी प्रियन के आधार पर नहीं होती है, प्रियन के कारण नहीं होती है? तो वह है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह वायरस से होता है, वायरस से होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर अंडर द BSA 2023? BSA 2023 के तहत पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए इकबालिए बयानों का क्या महत्व है? ऑप्शन है केवल यातायात मामलों में स्वीकार्य, स्वचालित रूप से निर्णय के रूप में उपयोग किया जाता है, फुल्ली एडमिसेबल यानी पूर्णतः स्वीकार्य, या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया कार्य अस्वीकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इन एडमिसेबल अनलेस मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि पुलिस के सामने किया गया इकबालिया बयान स्वतः प्रमाण नहीं होता है, यह तभी स्वीकार होगा जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिया गया हो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जबरन स्वीकारोक्ति को रोकना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसके लिए हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया है। इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया है, उन्होंने इसे आधुनिक मंच पर प्रसिद्धि दिलाई है। मोहिनीअट्टम सौंदर्य पर परंपरा को राष्ट्रीय इन्होंने पहचान दिलाई है। तो इसका राइट आंसर होगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल। द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट is engaged in developing dryland farming techniques. Its headquarter is located at? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में CAZRI कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जोधपुर। जोधपुर, डी इसका राइट आंसर है। यह कार्य जो यह ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कार्य है शुष्क भूमि में कृषि तकनीक का विकास करना। या ICAR के अधीन आता है, ICAR के अधीन है। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है CAZRI या ICAR के अधीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन द ओजोन लेयर वाइटल फॉर एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी UV किरण को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में सूर्य की हानि को रोकने के लिए ओजोन गैस होती है जो कि UV किरण को अवशोषित करती है।
यूवी किरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में अत्यंत भूमिका निभाती है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच स्टेट हैज ए बाइसिमरल लेजिस्लेटर? किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधायिका है। एक है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद। ऐसे राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया जो होती है वह 2 चरण में होती है। जहाँ भी बाइसिमरल असेंबली होती है तो दोनों सदन में, जिस तरह सेंट्रल में, केंद्र में लोकसभा और विधानसभा होती है, उसी तरह राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको बताना है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गई। सेकेंड स्टेटमेंट है, ये संरचनाएं मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की थी और धार्मिक महत्व को बाहर रखती थी। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि धार्मिक स्थापत्य में चैत्य और स्तूप का काफ़ी बड़ा विकास हुआ। यह बौद्ध धर्म के समय बहुत ज़्यादा हुई। बौद्ध धर्म के समय यह ज़्यादा हुई। बौद्ध संरचनाओं में यह ज़्यादातर देखा जाता है, इसलिए कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। यह धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की नहीं थी, यह धर्म से जुड़ी हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। सी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल। प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल के मानक आयाम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक मानक ओलंपिक स्विमिंग पूल में न्यूनतम लेन की चौड़ाई 3 मीटर है। सेकंड है, प्रतियोगिताओं के लिए पानी का तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो लेन की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर होती है, इसकी जो विड्थ होती है वह 3 मीटर होती है और पानी का तापमान जो होता है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। यह दोनों मानक है वह FINA फीने ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को निर्धारित करती है, स्विमिंग के अंतर्राष्ट्रीय नियम को निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A और B दोनों सही है। C इसका राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन है, दोनों कथन पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर में प्रशासनिक सुधार और सैन्य विस्तार के लिए याद किया जाता है। सेकंड है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण करने की परियोजना अंततः विफल हो गई। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में अपने सैन्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध है और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, जो कि गलत है, अंततः विफल हो गई थी। तो A और 2 दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय महिलाओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, शैलजा कुमार 1988 में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। सेकेंड है, नेहा आहूजा 2006 में मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। एंड थर्ड है, भारत ने 1988 से नियमित रूप से कई महिला एथलीटों को भेजा। तो पहला है सेंटेंस, 1988 में पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, यह सही है। सेकंड है, नेहा आहूजा ने मानक अर्हता प्राप्त की 2006 में, यह भी सही है। एंड थर्ड है कि भारत ने 1988 से नियमित रूप से कई महिला एथलीटों को भेजा, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है। ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को
नीचे दिए कथन और कारण को चिन्हित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के सबरूम शहर के फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति देने वाला समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। सेकंड है, सबरूम शहर को पहले से ही कम लौह तत्व वाला पर्याप्त भूजल आपूर्ति प्राप्त है। तो फेनी नदी जल निकासी जो त्रिपुरा के सबरूम नगर से 1.82 क्यूसेक जल निकालने की अनुमति दी गई थी, यह सही है। सेकंड है कि लौह इस्पात वाले पर्याप्त भूजल प्राप्त थी, तो यह गलत है। सबरूम को भूजल की कमी थी, यहाँ जो है भूजल की कमी थी। और यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो यह एग्रीमेंट दिया था, यह भारत बांग्लादेश समझौते में शामिल था। भारत बांग्लादेश समझौते में त्रिपुरा की फेनी नदी से जो पानी निकालने की अनुमति दी थी वह उसमें शामिल था। तो इसका राइट आंसर होगा कथन ए सत्य है और आर असत्य है। भारत नेपाल जल सहयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन केवल गंडक परियोजना के लिए किया गया था। गलत है, यह सिर्फ गंडक परियोजना के लिए नहीं बल्कि कई परियोजनाओं के लिए किया गया था। मानसून में बाढ़ पूर्वानुमान हेतु संयुक्त जल मौसम डेटा का प्रयोग। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली मानसून के दौरान संयुक्त रूप से जल मौसम आंकड़ों का उपयोग करती है, यह सही है। थर्ड है, कोसी और सूर्य कोसी परियोजनाओं का संयुक्त रूप से एक संयुक्त परियोजना कार्यालय के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है, यह भी सही है। यानी 2 and 3 इज द राइट आंसर। Which of the following statements correctly describe the recognition and literary significance of the Mystic Mysore by V.S. Naipaul? कौन सा कथन V.S. नायपॉल के द्वारा लिखित द माइस्टिक मैसूर, याद रखिए यह एग्जाम में आ सकता है, द माइस्टिक मैसूर की मान्यता और साहित्यिक महत्व का सही वर्णन करता है? तो V.S. नायपॉल की पुस्तक है द माइस्टिक मैसूर, जिसमें त्रिनिदाद के समाज के व्यंग्यात्मक चित्र पर आधारित है। इसके लिए V.S. नायपॉल को समरसेट मॉघम अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके लिए उन्हें समरसेट मॉघम पुरस्कार मिला था। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, पीएम मोदी ऑनर इन नामीबिया वाज इन विच नंबर इंटरनेशनल अवार्ड सिंस 2014? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेनफॉल एंड स्ट्रीम्स इन द इंडियन डेजर्ट आर करेक्ट? भारतीय रेगिस्तान में वर्षा और नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्षा के दौरान बनने वाली नदियां समुद्र तक पहुंचती है। सेकंड है, वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। सही है, वार्षिक वर्षा 150 से कम होती है। वर्षा के दौरान बनने वाली नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए दूसरा कथन सही है और पहला गलत है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। किशोरों में कुपोषण के कारण विकास अवरुद्ध हो सकता है और अल्पपोषण संबंधी रोग हो सकते हैं। सेकंड है, किशोरों के स्वास्थ्य विकास में उचित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कुपोषण से ऑब्वियस विकास रुक जाता है और विकास अवरुद्ध हो जाता है और अल्पपोषण संबंधी रोग हो सकते हैं, ये सही है। सेकंड है, किशोरों के स्वस्थ विकास में उचित आहार महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। यानी बोथ आंसर आर करेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रीसीडेड द WTO? विश्व व्यापार संगठन से पहले कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था? तो इसका नाम था गैट, GATT, गैट। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट
ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, इसका गठन हुआ था 1995 में। डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में हुआ था और 1995 में गैट को हटाकर डब्ल्यूटीओ को वैश्विक व्यापार का नियमन करने का संस्था बनाया गया। अबाउट ओशियन फ्लोर फीचर, महासागर तल की विशेषताओं के बारे में बताइए। अथाह मैदान, विशाल समतल गहरे महासागर तल हैं। सेकंड है, महासागर खाइयां आमतौर पर उथले अवसाद होते हैं। तो पहला तो सही है कि यह अथाह होते हैं, गहरे महासागर तल होते हैं। सेकंड है, महासागरीय खाइयां आमतौर पर उथले अवसाद होते हैं। यह उथले नहीं होते हैं बल्कि यह बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। सिर्फ वन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 35 संविधान के भाग 4 में शामिल है। आर्टिकल 35 इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पार्ट 4 जो है जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत, पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं। तो पहला गलत है। सेकंड है, यह राज्य विधानसभाओं को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, अब यह खत्म हो चुका है। थर्ड है, इट वेस्ट पार्लियामेंट विद द पावर टू मेक लॉज फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यह संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो थर्ड सही है, सी इज द राइट आंसर। अशोका फेमस स्टोन पिलर्स वेयर मेनली केव्ड फॉर विच रॉक, अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने हुए थे। तो यह बलुआ पत्थर के बने होते थे। सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बलुआ पत्थर जो है वह आसानी से तराशा जा सकता था, आसानी से तराशा जा सकता था। तो सी इसका, और साथ ही इसकी लंबी आयु भी होती है, लंबी आयु होती है बलुआ पत्थर की। नेक्स्ट है, कथन ए और आर को पढ़ना है और सही विकल्प को चिन्हित करना है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर बौद्ध स्तंभों में क्षेत्रीय रूप से भिन्नता पाई जाती है, जो क्रूसीफॉर्म आधार और पिरामिडनुमा की आधार रचनाएं हैं। सेकंड है, विविध स्थानीय सामग्रियों और निर्माण तकनीक के उपयोग के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्तूप शैलियों का उदय हुआ। तो आपको बताना है दोनों में कौन सा सही है। तो मौर्योत्तर स्तूप में क्षेत्रीय रूप से विविधता पाई गई, ठीक है, और उनकी भौगोलिक स्थिति और स्थानीय शिल्प पर निर्भर थी। इसमें कहा भी गया है कि कृषि फॉर्म आधार और पिरामिडनुमा आधार रचना है। तो दोनों कथन सत्य है, क्योंकि उस समय की जो स्थापत्य थी वह कुर्सी फॉर्म आधार और पिरामिडनुमा अवधि रचना की बनी हुई थी, और निर्माण तकनीक के उपयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्तूप शैलियों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर फिडे चेस रूल। फिडे 17 नियम के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, 8वीं रैंक पर पहुंचने पर एक मोहरे को रानी में पदोन्नत किया जा सकता है, भले ही मूल रानी अभी भी बोर्ड पर हो। ठीक है। नेक्स्ट है, कैस्टलिंग के अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ना तो राजा और ना ही किश्ती ने चाल चली हो और राजा पास से होकर या चेक में ना जाए। जो चेक खेलते होंगे उन्हें पता होगा कि यह दोनों सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। विच स्पोर्ट डिड शीतल देवी विन ए पैरालंपिक मेडल इन एट पेरिस 2024 ओलंपिक। पेरिस 2024 पैरालंपिक में शीतल देवी ने किस खेल में पैरालंपिक जीता था। याद रखिए, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो यह शूटिंग में है, शूटिंग। ए इसका राइट आंसर है।
बाबर वाज ऑफ मंगोल एंड तैमूरिड descent and founded by the Mughal Empire after defeating इब्राहिम लोदी। बाबर मंगोली और तैमूरी वंशज का था। उसने इब्राहिम लोदी का हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सेकंड है, बाबर को शेर शाह ने अपदस्थ किया और बाद में उसके पोते अकबर ने गद्दी संभाली। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। बाबर को शेर शाह ने अपदस्थ नहीं किया, बल्कि शेर शाह ने हुमायूं को अपदस्थ किया था। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वह 1530 में हो गई थी और बाबर के बाद शेर शाह आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 1। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक एथलीट को उनके पदक, स्पर्धा और खेल से मिलाना है। आप इसमें पर्सन का नाम जरूर याद रखिएगा कि वह किस खेल से संबंधित है। जैसे जोगिंदर सिंह बेदी, यह किससे संबंधित हैं? तो इन्होंने पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जोगिंदर सिंह बेदी। एक का तीसरा। सेकंड है देवेंद्र झाझरिया, तो इन्होंने जीता था सिल्वर, किसमें? जेवलिन स्ट्रोक में, देवेंद्र झाझरिया। बी का चौथा। सी का है राजेंद्र सिंह राहेलू, इन्होंने पावर लिफ्टिंग में कांस्य जीता था, शॉर्ट पुट स्ट्रोक में। सी का दूसरा है। एंड डी है भीमराव केसरकर, इन्होंने गोल्ड जीता था एथेंस ओलंपिक में। तो इसका राइट आंसर हो गया A3, B4, C2, D1। ठीक है, पहला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंडियन गवर्नमेंट बॉडी वाज अपॉइंटेड एज द ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट फॉर द पोर्ट एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट ऑफ द कलादान प्रोजेक्ट। ठीक है, कलादान परियोजना के बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन घटक के लिए समग्र परियोजना विकास सलाहकार PDC के रूप में किस भारतीय सरकारी निकाय को नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है इसके लिए निकाय का नाम क्या था। ऑप्शन है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर। IWAI शॉर्ट में कहा जाता है। यह हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग की देखरेख करती है और परियोजना के विकास के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। भारत 1911 और 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। नेक्स्ट है कि 1918-19 की इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण उस अवधि में व्यापक मौतें हुई। तो 1918-19 में स्पेनिश महामारी हुई थी, स्पेनिश फ्लू महामारी हुई थी। इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ, स्पेनिश फ्लू महामारी हुई थी। तो सेकंड तो गलत है और फर्स्ट है कि 1911-21 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च अंडर द GSLV F14 मिशन? GSLV F14 मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित इनसेट 3DS उपग्रह की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी प्राथमिक भूमिका है मौसम संबंधी अवलोकन को बढ़ाना और मौसम पूर्वानुमान में सहायता करना। सी इसका राइट आंसर है। इसके सैटेलाइट का नाम है इनसेट 3DS, जो कि मौसम विज्ञान और पर्यावरण की निगरानी करता है। मौसम विज्ञान
और पर्यावरण की निगरानी करता है, निगरानी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूम द हाईएस्ट शेयर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उपभोग करने वाला कौन सा उद्योग है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, धातु कर्म, माचिस या चमड़ा। तो इसका राइट आंसर है मेटलर्जिकल, धातु कर्म। मैग्नीज मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में सर्वाधिक इस्तेमाल होता है, ठीक है, और अन्य उद्योग में इसकी खपत जो है लगभग नगण्य के बराबर है। बी इसका राइट आंसर है। नीचे अभिकथन 1 और आर को चिन्हित करके पढ़ें, चिन्हित कथनों को पढ़ें। पहला है इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम भारत के भविष्य के पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष पहुंच क्षमताओं की आधारशिला है। सेकंड है RLV-TD मिशन विशेष तकनीक का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे पहले वाले सेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। जो RLV-TD कार्यक्रम है वो भारत के रीयूज होने वाले सैटेलाइट की तैयारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वायत्त मतलब खुद के तकनीक से लैंडिंग और लॉन्चिंग, इसी का परीक्षण अभी किया जा रहा है। तो बोथ ए एंड आर राइट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। ऑक्सिन्स शीर्षस्थ प्रभुत्व को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सिन्स प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। सेकंड है साइटोकाइनिन जीर्णता को बढ़ावा देता है। एंड थर्ड है एथिलीन फलों को पकाने को तेज करता है। तो यहाँ पर है साइटोकाइनिन जीर्णता को बढ़ावा देते हैं या बढ़ावा नहीं देते हैं, या आमतौर पर जीर्णता को रोकते हैं, रोकते हैं। थर्ड है एथिलीन फलों को पकाने में तेज करता है। बिल्कुल सही है, एथिलीन फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। ऑक्सिन जो है शीर्षस्थ प्रभुत्व को बढ़ावा देते हैं, यह सही है। अगला सवाल, इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days, then the time taken for 75% of the total of original sample to decay is। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है तो मूल नमूने के 75% क्षय होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अर्धायु में 50% पदार्थ क्षय हो जाता है। एक अर्धायु में, अर्ध आयु हाफ ईयर, हाफ एज में 50% क्षय होता है। तो सेकेंड अर्धायु में फिर से 50%, यानी 50 का 50%, 50 प्लस 50 का 50%, तो टोटल कितना हुआ? 75%। तो टोटल यहाँ 20 दिन लगेंगे। सी इज द राइट आंसर। Which Indian government body was appointed as the overall project development consultant for the port and inland water transport? हम लोगों ने ये सवाल कर रखा है। कलादान परियोजना के बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन घटक के लिए समग्र परियोजना विकास सलाहकार PDC के रूप में किस भारतीय निकाय को नियुक्त किया गया है? तो इसका है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, एवरी पुलिस स्टेशन मस्ट मेंटेन व्हाट डिजिटल रजिस्टर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन को कौन सा डिजिटल रजिस्टर रखना है? तो उसका नाम है EFIR लॉग, EFIR लॉग, जिसमें FIR का डिजिटल रूप में रखना अनिवार्य है ताकि घटनाओं की और शिकायतों की डिजिटल रिकॉर्डिंग हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो। तो सी इसका राइट आंसर है। अंडर SMAM
व्हाट परसेंटेज ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू FPO फॉर किसान ड्रोन डेमोस्ट्रेशन। MSAM SMAM के तहत किसान ड्रोन प्रदर्शन के लिए FPO का कितना % अनुदान प्रदान किया जाना है? तो इसके लिए फार्मर को 75% ग्रांट मिलता है, जिसका उद्देश्य कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। क्या है? कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। इसके लिए 75% का सब्सिडी मिलता है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक। घूमर मीन्स। घूमर का राजस्थानी में अर्थ क्या होता है? घूमर राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका अर्थ होता है ट्वर्ल, यानी घुमाओ। ट्वर्ल बी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द 2024 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो EPI का प्राथमिक उद्देश्य है पर्यावरण और जलवायु नीति प्रदर्शन को मापना। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। पर्यावरण और जलवायु प्रदर्शन के आधार पर देशों का रैंक निकालना। पर्यावरण के प्रदूषण के नियंत्रण में नीति निर्देशन को अपनाना। प्रदूषण के नियंत्रण में नीति का प्रदर्शन। ठीक है, और समग्र पर्यावरण स्थिति और प्रदूषण नियंत्रण पर रैंकिंग निकालना इसका काम है। तो सी इसका राइट आंसर है। कथन ए और कथन आर को पढ़ के आपको बताना है क्या सही है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में बहुआयामी गरीबी भी उच्च हो सकती है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक एक औसत है और यह देश के भीतर असमानताओं को नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो HDI है वह केवल औसत जीवन स्तर, शिक्षा और आय को मापता है, अंतर क्षेत्रीय समानताओं को नहीं मापता है। ठीक है, और पहला है कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में बहुआयामी गरीबी भी उच्च हो सकती है। उच्च HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होने के बावजूद भी वहाँ गरीबी जो है वो अधिक हो सकती है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स अकर्ड इन विच ईयर। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा की पहुंच बढ़ाना। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज करेक्ट। भारत में वस्त्र उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो जो वस्त्र उद्योग है उसमें काफ़ी ज़्यादा नौकरियां होती हैं, यानी यह औद्योगिक उत्पादन और नौकरियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी मुद्रा अर्जन और विदेशी मुद्रा के अर्जित करने में और निर्यात को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण है। अर्जन और निर्यात में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के घास के मैदानों में पाया जाता है। एंड थर्ड है यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 एंड 2। जो GIB होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वह IUCN के रेड लिस्ट में शामिल होता है। पहला सही है। और इसका मुख्य आवास जो है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उनका आवास है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र।
एंड थर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में रखा गया है, इसमें कहा गया है शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 में रखा गया है, इसलिए 1 इसका राइट आंसर है। लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफन फेस चैलेंजेस related to land acquisition and environmental impact. Which geographical factor is most critical in minimizing these issues while maximizing energy output of a grid connectivity utility scale solar farm? बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं। इतना छोटा सा सवाल। पहला है भौगोलिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र, सेकेंड है समतल शुष्क विरल आबादी वाली भूमि, थर्ड है प्रमुख शहरी केंद्रों के पास या जल संसाधन की प्रचुरता। तो इसका राइट आंसर होगा समतल शुष्क और विरल आबादी वाला भूमि। तो बी इसका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कारक यही है। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट का वीडियो नंबर 4 पार्ट 4। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।